नमस्कार, मैं कंचना यादव। पिछले वीडियो में मैंने आप सबके साथ देश भर के आईआईटीज़ में ओबीसी एससी एसटी के कितने फैकल्टी हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बात किया था, जिसमें 3 सवालों के आधार पर आरटीआई का डेटा था। पहला सवाल था कि जनरल ओबीसी एसटी की कुल कितनी सीटें देश भर के आईआईटीज़ में आवंटित की गई हैं, और जो दूसरा सवाल था कि जो आवंटित की गई सीटें हैं, जो एलोकेटेड सीटें हैं जनरल ओबीसी एससी एसटी का, उसमें से कितनी सीटें फिल्ड हैं, और जो तीसरा सवाल था कि जो सीटें वैकेंट हैं वो किस कैटेगरी की सीटें वैकेंट हैं। और लगभग सभी आईआईटीज़ ने आवंटित सीटों की संख्या नहीं बताई, कैटेगरी वाइज आवंटित सीटों की संख्या नहीं बताई, और ना ही वैकेंट सीटों की संख्या बताई। यहाँ पर सीटों की संख्या ना बताकर जो खेल होता है, कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या नहीं बताने पर, वैकेंट सीटों की संख्या नहीं बताने पर, जो माइनर तरीके से, शातिर तरीके से जो खेल होता है, उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन इस डेटा के आधार पर यह बात एकदम स्पष्ट हो गया है कि आईआईटीज़ में जो पैटर्न दिखाई दिया, वह पैटर्न यह है कि ओबीसी एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन जो संवैधानिक अपेक्षा है, आज भी उससे बहुत कम है। बहुत कम मतलब बहुत कम। मिनिमम 27% फैकल्टी ओबीसी के होने चाहिए, लेकिन 27% फैकल्टीज एक भी आईआईटी में 27% ओबीसी के फैकल्टी नहीं मिले। और ऐसे ही मिनिमम 15% एससी के फैकल्टी होने चाहिए, लेकिन देश भर के जितने आईआईटीज़ हैं उसमें एक भी आईआईटी में 15% एससी फैकल्टीज़ नहीं मिले, और ना ही 7.5% एसटी के फैकल्टीज़ मिले। ये एक मिनिमम संख्या है कि जितनी सीटें रिजर्व हैं, उतनी सीटें तो कम से कम उतने परसेंट फैकल्टी होनी चाहिए। और इसको हम गहराई में बात करेंगे, क्योंकि ये 2026 से ये कहानी शुरू नहीं हुई है, ये दशकों पहले की कहानी है। और यह केवल आईआईटीज़ की बात नहीं है, यह बात है सामाजिक न्याय के इतिहास की, यह बात है ऐतिहासिक संघर्ष की, उस ऐतिहासिक संघर्ष की जिसके माध्यम से आज भी थोड़े बहुत लोग इन संस्थाओं में पहुंच पा रहे हैं। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं वह दौर जो मंडल कमीशन के पहले की है, जब आज़ादी के बाद भारत के संविधान ने ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकार किया, और संविधान सभा ने भी जो ऐतिहासिक अन्याय है उसको स्वीकार किया, और जिसके आधार पर उस ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकारते हुए आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 16(4) ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति भी दी। आप सोचिए, अनुमति संविधान ने दी, अनुमति संवैधानिक जो सभा थी उसने दिया। एससी एसटी का आरक्षण अपेक्षाकृत तो बहुत पहले लागू हो गया, लेकिन ओबीसी का आरक्षण बहुत ही देर से आया, और दशकों तक देश की जो शीर्ष संस्थाएं हैं, चाहे वो आईआईटीज़ हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हों, वहाँ पर सामाजिक रूप से वो संस्थाएं बहुत सीमित रहीं। एक ही वर्ग के लोगों का ये शैक्षणिक संस्थाएं अड्डा बना रहा, चाहे वो आईआईटीज़ हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो। मीडिया की बात तो हम बाद में ही करेंगे। और फिर यूँ ऐसा कुछ हुआ कि जो सामाजिक विषमता है उसको देखते हुए, पिछड़ों अति पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर उसके हालात को देखते हुए 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दे दी। यह जो आरक्षण था, यह बिहार तक राज्य स्तर पर आरक्षण था। ओबीसी हो, ओबीसी में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण, महिलाओं को अलग से आरक्षण, दलितों को आरक्षण। यह जो कदम था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भारी विरोध हुआ। और किसने किया यह विरोध? यह विरोध जनसंघ ने किया। जो बीजेपी की पुरानी वर्जन थी जनसंघ, उसने कर्पूरी ठाकुर जी का विरोध किया, और उन्होंने सिर्फ आंदोलन और हिंसा की ही सहारा नहीं लिया, बल्कि कर्पूरी जी की जो सरकार थी उसको भी गिरा दी। अब बताइए, पिछड़ा, दलित और आदिवासी विरोधी कौन हुआ यहाँ पर? यही बीजेपी, यही आरएसएस, यही वो लोग हैं जो मेरिट की बात करने लगते हैं, ज्ञान की बात करने लगते हैं, एफिशिएंसी की बात करने लगते हैं। लेकिन उनके विरोध में और उनके डिबेट में जो झलकता है, वो बहुत साफ साफ झलकता है कि बहस एफिशिएंसी की नहीं थी, वह सामाजिक शक्ति की थी,
जो उनके पास थी, जिसे वो बनाए रखना चाहते थे, जिसे वो साझा नहीं करना चाहते थे, जिसे वो देश के ओबीसी एससी एसटी को देना नहीं चाहते थे, उस सामाजिक जो शक्ति थी, पावर था, उसको बैलेंस करना चाहते थे, अपने पास ही रखना चाहते थे। और उसी के बाद आता है फिर जब मंडल आयोग ने तो पूरा सर्वे किया, उसके आधार पर केंद्र में जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। 1990 में जब इसे लागू किया गया, 1990 में जब मंडल आयोग कमीशन को लागू किया गया, तब भी उसी तरह का बवंडर खड़ा किया गया, जैसे फैलाया गया कि पूरा देश नाराज है। क्या इस पूरे देश में ओबीसी नहीं आते हैं, जिन्हें पहली बार उनका संवैधानिक हक मिल रहा था? क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी नहीं आते, जिनको पहली बार उनका संवैधानिक हक मिल रहा था? आखिर में पीड़ा हुई किसको? अगर इस देश के 90% आबादी जो दलित है, जो शोषित है, जो पिछड़े हैं, उनको उनका हक मिले, तो आखिर में दुख हुआ किसको? तो मंडल कमीशन की वजह से बहुत कुछ परिवर्तन हुआ अगर कहें तो, पर जब आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जितना परिवर्तन होना था उतना परिवर्तन नहीं हुआ। शायद वक्त लगेगा, लेकिन इससे ब्यूरोक्रेसी में निचले स्तर पर थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। लेकिन समस्या आज भी आईटी जैसे जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ पर जो संरचनात्मक रूप से जो पूरी तरह से अपने आप को अलग रखे हुए हैं, आज भी वहाँ इसको लागू करने में समस्या होती है, क्योंकि फैकल्टी जो भर्ती है उसका एक अलग प्रोसेस होता है, और यह काम करता है पीयर नेटवर्क से, यह काम करता है प्रकाशन से, यह काम करता है कि इंटरव्यू कमेटी में कौन बैठा है, और यह काम करता है शैक्षणिक गेट कीपिंग से। और इसलिए मंडल के बाद भी शैक्षणिक संस्थानें हैं, उसमें जो शीर्ष पद हैं, आज भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लिमिट है। और यहाँ पर कौन बैठता आया है? वही जिन्हें रिप्रेजेंटेशन पसंद नहीं आता, वही जिन्हें डाइवर्सिटी पसंद नहीं आती, वही जिन्हें सामाजिक न्याय पर बात करना भी पसंद नहीं आता। ऐसे इलीट संस्थान आज भी वहाँ पर जो सामाजिक सत्ता है, आज भी कुछ ही लोगों के हाथ में है। आईटीज का मतलब केवल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होता कि इंजीनियरिंग कॉलेज है। आईटीज में देश के जो पॉलिसी एडवाइज़र होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्च लीडर्स बनते हैं, और यहीं से वाइस चांसलर्स भी बनते हैं, थिंक टैंक्स के मेंबर्स भी बनते हैं। तो हमारा कहना है कि रिप्रेजेंटेशन इज सो वीक हियर, द फ्यूचर नॉलेज प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स दैट इम्बैलेंस। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो नॉलेज प्रोडक्शन में भी कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी। और जो प्रोफेसर्स की भर्ती होती है उसमें 3 संरचना होते हैं। पहला जो लेवल होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा जो स्तर होता है एसोसिएट प्रोफेसर, और जो तीसरा स्तर होता है वो प्रोफेसर्स। और यही जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आगे चल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, यही प्रोफेसर आगे चल के डीन बनते हैं, यही प्रोफेसर्स आगे चल के सिलेक्शन कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं, बोर्ड के सदस्य बनाए जाते हैं, डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं, और यही आगे चलकर जो है वो देश के यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बनाए जाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, और आप इस पर ज़रूर सोचिएगा, अगर प्रोफेसर पद पर ओबीसी एससी एसटी और हाशिए समुदाय के जो लोग हैं वो नहीं पहुँचेंगे तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन बनेगा, डीन कौन बनेगा, वाइस चांसलर कौन बनेगा, प्रशासन में नीति जो है वो कौन निर्धारित करेगा। और यहीं से खेल शुरू होता है प्रमोशन को रोकने के लिए, क्योंकि यह बात केवल नौकरी की तो नहीं है, यह बात है संस्थागत संस्था को नियंत्रण में रखने की। और संस्थागत संस्था को नियंत्रण में आज भी कुछ लोग ही रखते आए हुए हैं, जिनको यह कतई नहीं पसंद है कि डाइवर्सिटी हो, बहुजन समाज के लोग पहुँचे। यह डेटा जो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, यह बताता है कि आज भी ओबीसी एसटी एसटी जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे कुछ पहुँचे हैं। जैसे ही आप एसोसिएट लेवल पे जाएंगे वो संख्या और भी कम हो जाएगी, और जब प्रोफेसर स्तर पर पहुँचेंगे तो लगभग यह संख्या न के बराबर है। तो आप सोचिए, जब टॉप लेवल पे जब प्रोफेसर लेवल पर प्रमोशन को रोका जाएगा तो कैसे
एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर लोग पहुंचेंगे। और जो प्रमोशन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, साइटेशन हो गया, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया, पीयर रिव्यू जर्नल हो गया, लेकिन इसके भी ऊपर जो विशेषज्ञ बनाकर बैठाए जाते हैं, जो रिसर्च स्कोर हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो, साइटेशन हो, पीयर रिव्यू हो, इन सब के होते हुए भी ओबीसी SC ST के प्रमोशन को सालों साल तक रोक कर रख दिया जाता है और इसको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का नाम दे दिया जाता है। क्वालिटी की परिभाषा दे दी जाती है, और ये क्वालिटी की जो परिभाषा है वो कौन डिफाइन करता है? ये मुख्यतः जो वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं यही बताते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी का जो प्रावधान क्या है। मूल्यांकन वही करते हैं, और जब मूल्यांकन करने वाले ही लोगों के बीच में सामाजिक जो ढांचा है उसमें डाइवर्सिटी नहीं होगी, तो हम कहना चाहेंगे कि इट इज़ नॉट नेसेसरी अ पर्सनल बायस, दिस इज ए जस्ट स्ट्रक्चरल रिप्रोडक्शन, एंड सोशियोलॉजी कॉल्स इट द इंस्टीट्यूशनल क्लोजर, और इंस्टीट्यूशन रिप्रोड्यूस देयर ओन सोशल टाइप। मतलब जिस तरह के लोग होते हैं, हो सके वो पर्सनल बायस नहीं रखते हों, लेकिन हमेशा वो अपने ही तरह के सोशल टाइप को प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए प्रोफेसर लेवल पर जो प्रमोशन है उसको रोका जाता है। और तीसरा, इनका एक बहुत अच्छी टेक्निक इन्होंने इजाद की है जिसका नाम है NFS कर दिया जाता है। एक नई खोजी टेक्निक है और इन्होंने खोज निकाला है इसको, नॉट फाउंड सुटेबल। नॉट फाउंड सुटेबल क्या है? आरक्षित पद का विज्ञापन तो निकलता है, विज्ञापन निकलता है, उम्मीदवार भी आते हैं, इंटरव्यू भी होता है, और इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन कमेटी क्या कहती है? नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब इतने उम्मीदवार कैंडिडेट आते हैं, आपको एक सुटेबल भी नहीं मिलते हैं, और यह पद खाली रख दिया जाता है। बार बार NFS होने से फिर बैकलॉग बनता है, और बैकलॉग से जो रिप्रेजेंटेशन है वो टल जाता है। तो आप सोचिए कि किस तरीके से NFS करके बैकलॉग रख के रिप्रेजेंटेशन को टाला जाता है। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस NFS की पारदर्शिता क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है इस NFS की? क्या जो चयन मानदंड है वो सार्वजनिक है, उन लोगों को एक्सेसिबल है? क्या इंटरव्यू का जो स्कोर है वो ऑडिट हो सकता है? क्या इसमें ओपेक्सिटी है? बिकॉज ओपेक्सिटी बेनिफिट्स द स्टेटस को। अगर इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, ओपेक्सिटी रहेगी, तो हमेशा जो स्टेटस को है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। और इसीलिए NFS क्यों हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, कौन कर रहा है उसकी जांच होनी चाहिए, इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसको ऑडिट किया जाना चाहिए, और यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि NFS क्या है, और इस खोजी जो इजाद किया गया NFS वो क्यों किया गया है। सारे IITs ने एक और टर्म दिया कि फ्लेक्सी कैडर सिस्टम, फ्लेक्सिबल कैडर सिस्टम। मतलब उनका कहना है कि हमारे यहाँ जितने स्टूडेंट आते हैं हम उसके आधार पर फैकल्टी की संख्या डिसाइड करते हैं, इसलिए जो सीटें आवंटित होती हैं उसमें हम कैटेगरी वाइज डेटा नहीं दे सकते। क्या इससे ट्रांसपेरेंसी हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इससे तो पता ही नहीं चलेगा कि जो सीटें आवंटित हुई हैं उसमें रिजर्वेशन फॉलो हुआ भी या नहीं फॉलो हुआ है। और लगभग सारे IITs ने आवंटित सीटों की संख्या नहीं बताई। तो आप लोग खुद ही बताइए, जब कैटेगरी वाइज आवंटित सीटों की संख्या नहीं बताई जाएगी तो आरक्षण में पारदर्शिता कैसे रहेगी? इफ द कैटेगरी वाइज सीट एंड वही नहीं बताया जाएगा, अनक्लियर रहेगा, रिजर्वेशन को कैसे मॉनिटर किया जाएगा? रिजर्वेशन यहाँ स्ट्रांगली फॉलो भी हो रहा है या नहीं फॉलो हो रहा है, कैसे मॉनिटर किया जाएगा? तो हमें लगता है कि जो NFS का और जो ये फ्लेक्सी कैडर सिस्टम है, जो तमाम ये एलिट क्लासेस IITs अपना लिए हैं, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट नहीं है। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी वाइडेंस द इनइक्वालिटी। इसको ध्यान में रखिएगा। बिना इक्वालिटी के फ्लेक्सिबिलिटी जो इनइक्वालिटी है उसको और बढ़ाएगा ही। और उसके बाद आता है,
अगर आप देखें टेक्निकली तो ओबीसी एससी एसटी के जो स्टूडेंट हैं यूआर कैटेगरी में भी स्कोर कर सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में यही होना चाहिए, लेकिन क्या व्यवहारिक रूप में यह होता है? जो यूआर में कैटेगरी में चयनित लोगों की अगर सामाजिक पृष्ठभूमि को आप देखें तो आपको पता चलेगा कि यूआर जो है वो तो सबके लिए ओपन होना चाहिए, लेकिन आज भी ओबीसी एससी एसटी के जो फैकल्टी मेंबर हैं या स्टूडेंट हैं वो रिटन में तो अच्छे नंबर लाते हैं, लेकिन बात जैसे इंटरव्यू की आती है तो इंटरव्यू में कम नंबर देकर ओबीसी एससी एसटी को यूआर कैटेगरी में पहुंचने से पहले ही उनको आरक्षित कैटेगरी में रोक लिया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो यूआर कैटेगरी है वो पूरी की पूरी तरीके से रिजर्व कर दी गई है और ऊपर से ईडब्ल्यूएस भी रिजर्व कर दिया गया है। तो ओबीसी एससी एसटी के लिए उनका जो रिजर्व सीटें हैं उससे ज़्यादा तो है नहीं। ये किस तरह का अपॉर्चुनिटी है? बिना इनइक्वालिटी के, बिना इक्विटी के आप कौन सी अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं? आईटीज़ में बड़ी संख्या में जो है सीटें हैं वो खाली छोड़ दी जाती हैं, रिप्रेजेंटेशन को खुलकर नकार दिया जाता है। और उसको खुलकर नहीं बोलेंगे कि नकार रहे हैं, बल्कि उसको प्रशासनिक प्रक्रियाओं में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का उसको नाम दे दिया जाता है। और यह भी एक तरीके से वैकेंट पोस्ट रखना भी एक तरीके से साइलेंट एक्सक्लूजन है, क्योंकि जब भर्ती होती है तो जो पावर है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जो पहले से जिनके हाथ में था उनके हाथ से निकल जाता है। तो हमेशा सीटें वैकेंट रखकर जो मौजूदा पावर है उसको ही संतुलित किया जाता है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है इवन सारे आईटीज़ में, यूनिवर्सिटियों में वो शेयर नहीं हो पाए। आज इंडिया, आज हम वी स्पीक अबाउट द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वी स्पीक अबाउट द ग्लोबल लीडरशिप, इनोवेशन, AI revolution, but ask, can innovation be inclusive if the knowledge institutions are socially narrow? Ask yourself. If the faculty diversity is low, if the research perspective become narrow, if the governance diversity is low, if the policy imagination becomes narrow, then representation is not a symbolic. It shapes national direction, it shapes national policies. तो यह किसी के खिलाफ नहीं है। जो हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, रिजर्वेशन को सही से फॉलो करने की, रोस्टर को सही से फॉलो करने की, तो किसी के खिलाफ नहीं है। ये जनरल कैटेगरी के खिलाफ नहीं है और ये मेरिट के भी खिलाफ नहीं है। ये संविधान के डिज़ाइन के पक्ष में है। ये उस पक्ष में है जो यह निर्धारित करता है कि यह देश सबका है, सबका प्रोस्पेक्टिव होना जरूरी है। आरक्षण कोई दया नहीं है, यह एक संरचनात्मक संतुलन का उपकरण है। और यदि संतुलन शीर्ष स्तर पर नहीं बनता है, चाहे वो आईटीज़ हो, यूनिवर्सिटीज़ हो या कोई भी संस्था हो, अगर शीर्ष स्तर पर संतुलन नहीं होगा तो लोकतंत्र भी अधूरा ही रह जाएगा। और बिना सबके भागीदारी से लोकतंत्र कोई लोकतंत्र नहीं होता है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर मंडल आयोग तक जो रिप्रेजेंटेशन का संघर्ष है, एक लंबा संघर्ष है। वह सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, वह सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, वो फुलफिल करने के लिए भी है। और डेटा यही कहता है कि हमारे पास नीति तो है जो संघर्ष से मिल गया है, लेकिन आज भी सत्ता का जो वितरण है वह दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर जाते जाते जैसे ही आप एक कैटेगरी ऊपर जाएंगे रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। आज भी हाशिए के समुदाय के फैकल्टी स्तर पर देखें तो असिस्टेंट से एसोसिएट और फिर प्रोफेसर बहुत ही कम लोग हैं। तो ज्ञान निर्माण में भी अगर डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, जिस ज्ञान से इस देश का भविष्य तय होता है, तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ रोज़गार की बात नहीं है और इसको सिर्फ रोज़गार तक भी नहीं देखना चाहिए। यह सत्ता और भागीदारी की बात है, यह सत्ता संतुलन की बात है। प्रश्न यह नहीं है कि आरक्षण है या नहीं, प्रश्न जो है वो प्रश्न यह है कि आज भी हमारे देश में जो सामाजिक सत्ता है, जो समाज है, उसका उचित रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। यह निर्णय
आपको करना होगा, ये निर्णय मुझे करना होगा, ये निर्णय सबको करना होगा, ये निर्णय राष्ट्र को करना होगा। बहुत शुक्रिया।